नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। क्रैक यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स की सीरीज में हम करने जा रहे हैं अगले 10 सेट ऑफ क्वेश्चंस। इकोनॉमी क्वेश्चंस आज फिर से डिस्कस करेंगे, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। इकोनॉमी के बाद हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे क्वेश्चंस भी करेंगे, करंट अफेयर्स करेंगे, एनवायरमेंट साइंस, टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे हम बहुत डिटेल में करेंगे। तो आशा करता हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे। इसके पीडीएफ्स आप डाउनलोड कर पा रहे होंगे @कपिल लाइव से। यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन 326 की तरफ। आपको बताना है किस पर्पस के लिए इंडियन करेंसी जो है वो फुल्ली कन्वर्टेबल है। किन किन फैक्टर्स में इंडियन करेंसी फुल्ली कन्वर्टेबल हो जाती है। अगर आप रिपार्टेशन कर रहे हैं रेमिटेंसेस का, फुल्ली कन्वर्टेबल है। इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं फॉरेन लोन्स का, करना ही पड़ेगा फुल्ली कन्वर्टेबल, नहीं तो लोन की रिपेमेंट कैसे होगी। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हम कुछ कन्वर्टेबिलिटी के क्लॉज लगाते हैं। कई हद तक आप देखेंगे फुल्ली होती है, कई बार नहीं होती, केस टू केस वेरी करता है। ये आंसर नहीं रहेगा। इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के केस में फुल्ली कन्वर्टेबल मिलेगा, यानी 1, 2, 4 एंड 5 बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, रुपी फुल्ली कन्वर्टेबल है। जहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट की बात आती है, रेमिटेंसेस की बात आती है, ग्रांट्स की बात आती है, इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो कि कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, अगर उसकी बात आती है तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है क्या करेक्ट है इन्वर्टेड कस्टम ड्यूटी को लेके। इन्वर्टेड कस्टम ड्यूटी आपने सुना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है इन्वर्टेड कस्टम ड्यूटी, ट्रेड को काफ़ी इंपैक्ट करती है। आपको बताना है जब कस्टम, इसमें से क्या सही है। व्हेन कस्टम ड्यूटीज आर हायर ऑन रॉ मटेरियल एंड लोअर ऑन फिनिश्ड गुड्स। व्हेन ड्यू टू सम एग्जेम्पशंस कस्टम ड्यूटी ऑन सिमिलर गुड्स आर लोअर फॉर मल्टीनेशनल फर्म्स इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक फर्म्स। व्हेन द कंट्रीज विद लो टैक्स regime give high export subsidies making indigenous industries suffer in trade, none of the above। देखिए, इन्वर्टेड कस्टम ड्यूटी ये होती है कि जब आपके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उस पे सरकार काफ़ी ज़्यादा ड्यूटीज़ लगा देती है, लेकिन जो फाइनल गुड्स बन के आते हैं उस पे जो ड्यूटीज़ होती हैं वो कम होती है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसा सिचुएशन है जब इंपोर्ट कर रहे हैं तो ड्यूटी जो है रॉ मटेरियल पे काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। लेट अस से एक्चुअली इससे क्या होता है कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ठीक है, अगर उनको बाहर कोई माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में बना के तो उनको डिस्करेज किया जाए। आइडिया बस यही है कि आप रॉ मटेरियल भी भारत से उठाओ, ठीक है, और उसको बना के भारत की मार्केट को ही सर्व करो। ठीक है, तो ये मेक फॉर इंडिया वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाएगा। चलते हैं एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एंजल इन्वेस्टर्स। Investors who provide financial backing to entrepreneurs for starting their business. They are investors with positive spillover effects. They may provide finance as a loan or share capital in upcoming business. Usually invest in person rather than economic viability of business. They are usually from entrepreneur's family but maybe from outside. And venture capitalist funds serve similar purpose to extent arrangement of investable capital is concerned. Simple सी बात है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। एंजल भगवान जैसा है ना। तो एंजल इन्वेस्टर वो पर्सन होगा जो आपके आइडिया में ही इन्वेस्ट कर देगा। अभी आपका बिजनेस नहीं भी चल रहा, आपने नहीं भी बिजनेस स्टैब्लिश किया, तो सबसे पहली जो इन्वेस्टमेंट आती है ना किसी भी फर्म में, स्टार्टअप में, उसे हम कहते हैं कि वो एंजल इन्वेस्टर है। भगवान की तरह है, आए और पैसे देके चले गए या शेयर ले लिया। ठीक है तो खाना ये भी करेक्ट है। इन्वेस्टर्स को ये पॉजिटिव स्पिल ओवर इफेक्ट भी मिलता है, कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में काफ़ी हेल्प होता है। थर्ड भी करेक्ट है, फोर्थ भी करेक्ट है, फिफ्थ सिक्स्थ। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा इनकरेक्ट है, तो सारे ही करेक्ट है, तो फिर नन ऑफ द अबव जो है इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि एंजल इन्वेस्टर्स आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए हैं, अलग अलग फर्म्स इन्वेस्ट करते हैं, स्टार्टअप्स में काफ़ी कैपिटल डालते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नैरो बैंकिंग। नैरो बैंकिंग में कौन सा करेक्ट है। बैंकिंग बिजनेस इन विच बैंक गो फॉर शॉर्ट टर्म रिस्क फ्री लेंडिंग। टाइप ऑफ रिटेल बैंकिंग इन विच बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म ओपन एंडेड लोन्स when bank prefers short-term close-ended lending to the corporate sector. Banking business which adopts long-term collateralized loan to public। देखिए नैरो बैंकिंग टर्म अपने आप में बता रहा है, बहुत सिंपल है। अच्छा, आपको यहाँ पे सबसे बड़ी बात है बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट के केस में देखो नैरो बैंकिंग का मतलब ही यही होता है कि शॉर्ट टर्म होना चाहिए। नैरो का मतलब क्या है, देखिए बैंक हमेशा रिस्क लेने के लिए बैठता है। बैंक जब भी अपना कैपिटल बाहर देता है, कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें आप कैपिटल की लेंडिंग करते हैं वो हाई रिस्क बिजनेस होते हैं। तो जब बैंक रिस्क फ्री हो जाता है तो इसका मतलब बैंक अपने को नैरो बैंकिंग के सेक्टर में लेके आ रहा है। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे इनकरेक्ट है। फर्स्ट इज करेक्ट, तो सी इसका इनकरेक्ट मतलब सही आंसर होगा। इस टर्म को नरसिम्हन कमिटी ने पहली बार यूज़ किया था और ये वीक बैंक्स के बारे में आया था। चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सरप्लस इन करंट अकाउंट। किस किस की वजह से करंट अकाउंट में सरप्लस होता है। सरप्लस समझते ही होंगे, जब आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इम्पोर्ट्स के
को आउट पार कर जाते हैं, इंपोर्ट्स कम होते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं, तो इससे आपकी डॉलर अर्निंग बढ़ जाती है, तो आपके रिजर्व में सरप्लस आने लग जाते हैं। करंट अकाउंट सरप्लस की बात हो रही है। इट एक्सपोर्ट्स आर कंपलसरी, इंपोर्ट्स फॉर अदर इकोनॉमीज। इट्स एक्सपोर्ट्स आर कंपलसरी, ठीक है। सरप्लस के केस में क्या है कि आपको एक्सपोर्ट्स कंपलसरी करना ही पड़ेगा, ठीक है। कहीं से आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आपको वहाँ एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। इट इम्पोर्ट्स लो टेक्नोलॉजी आइटम, इट एक्सपोर्ट्स हाई टेक्नोलॉजी आइटम। बात सही है, लो टेक्नोलॉजी में कम पैसे देने पड़ते हैं, हाई टेक्नोलॉजी में ज़्यादा अर्निंग होती है, तो यहाँ भी सरप्लस क्रिएट हो जाएगा। इट हैज़ ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट एंड लेस प्रोडक्शन। देखिए, अगर डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ी है और प्रोडक्शन बहुत कम है तो फिर आप एक्सपोर्ट करेंगे कैसे? एक्सपोर्ट तो कर ही नहीं पाएंगे। आप पहले अपनी डोमेस्टिक डिमांड्स को मीट करेंगे, तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली यहाँ पे सरप्लस नहीं बनेगा, नेगेटिव आएगा। इट्स इम्पोर्ट्स आर नॉन कंपल्सिव इन नेचर, यानी आप सिर्फ एक्सपोर्ट करे जा रहे हैं, इम्पोर्ट्स की कोई कंपल्शन नहीं है आपके ऊपर, तो ये भी ठीक है, ये रॉन्ग है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो 1, 3 एंड 4 सी इज द करेक्ट आंसर, सॉरी 1, 2 एंड 4, आई एम सो सॉरी, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रेगुलेशंस रिगार्डिंग रिलेटिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय एनबीएफसी। एनबीएफसी के बारे में आपको यहाँ पे बताना है ना। It cannot accept deposit for saving and other current accounts. It cannot offer interest rate higher than ceiling rate prescribed by RBI. Repayment of deposit is not guaranteed by RBI. It does not maintain CAR norms. ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो, सबसे पहले तो ऐसे देखो कि क्या इंटरेस्ट रेट्स जो आरबीआई के हैं उससे ज़्यादा एनबीएफसी दे सकता है? बिल्कुल नहीं। आरबीआई इससे ज़्यादा, जो भी आरबीआई प्रिस्क्राइब करता है उससे ज़्यादा कोई बैंक नहीं दे सकता। बात सही है। रीपेमेंट जो है वो आरबीआई गारंटी नहीं करता, एनबीएफसी डिफॉल्ट कर जाती है तो गारंटी नहीं होती। और सबसे बड़ी बात है, करंट अकाउंट्स में डिपॉजिट जो है वो भी नहीं ले सकता एनबीएफसी। एनबीएफसी के करंट अकाउंट्स नहीं होते हैं, लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट्स होते हैं। सीएआर इनको भी अब मेंटेन करने की आवश्यकता होने लग गई है, याद रखिएगा, इनको भी सीएआर अब मेंटेन करना है। क्लियर है? तो एनबीएफसी के बारे में सब कुछ आप यहाँ पे पढ़ लेना। विद रिगार्ड टू फॉरेन एक्सचेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर परफॉर्म बाय आरबीआई। आरबीआई इसमें से क्या क्या करता है फॉरेन एक्सचेंज के लिए? क्या क्या फंक्शंस है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 को ऑपरेट करता है, एक्सचेंज रेट ऑफ रुपी को स्टेबलाइज करता है और सरकार को आईएमएफ वर्ल्ड बैंक में रिप्रेजेंट करता है। आपको बताना कौन सा करेक्ट है। देखो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट भी आरबीआई देखता है, स्टेबलाइजेशन तो करता ही करता है, और आईएमएफ वर्ल्ड बैंक में भी रिप्रेजेंटेशन देता है, तो ऑल आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर जो है आरबीआई सेट टू शिफ्ट अप्रैल मार्च एज इट्स न्यू फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2020-2021। द चेंज इन फाइनेंशियल ईयर वॉज रिकमेंडेड बाय नचिकेत मोर कमेटी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल मार्च में, जबकि वो कैलेंडर ईयर के साथ पहले चलता था। तो यहाँ पे 1 इज करेक्ट और इट इज बेसिकली रिकमेंडेड बाय जलान कमेटी। ठीक है, इसको जलान कमेटी ने 2019 में रिकमेंड किया था। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स फिस्कल स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस का मतलब ये होता है कोई भी लेटेस्ट से इकोनॉमी ठीक से काम नहीं कर रही है तो सरकार कोई पैकेज देके उसको वापस रिवाइव करे, उसको स्टिमुलस कहते हैं। अब यहाँ पे जब फिस्कल की बात हो रही है तो फाइनेंशियल स्टिमुलस है। इट इज़ अ मैसिव इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू एंश्योर सप्लाई ऑफ गुड्स टू मीट द डिमांड सर्ज कॉज्ड बाय रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। इट इज़ एन इंटेंस अफर्मेटिव एक्शन बाय गवर्नमेंट टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री। गवर्नमेंट का जो इंटेंसिव एक्शन होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, वो लोन्स के डिसबर्समेंट को अलाउ कराता है, इंश्योर कराता है और ग्रेटर फूड प्रोडक्शन कराता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब डी है एक्सट्रीम अफर्मेटिव एक्शन है टू परस्यू इट्स पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखिए, बहुत सिंपल है, सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो यहाँ पे लग रहा है वो लग रहा है हमें बी। ठीक है, क्यों बी लग रहा है? क्योंकि जब भी कोई इकॉनमी रिसेशन में जाती है तो सरकार फिस्कल स्टिमुलस दे के उसको किक स्टार्ट करती है स्लगिश इकॉनमी को। ठीक है, तो याद रखिएगा फिस्कल स्टिमुलस का मतलब यही है कि इंटेंस अफर्मेटिव एक्शन है। आइडिया क्या है? पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूम करना है। ये नहीं कि यहाँ पे तो देखिए सेक्टोरल बूमिंग है। आप कह रहे हैं ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग है, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर, ऐसा नहीं है। सरकार को हर सेक्टर को बूम करना है। सो दैट इज वाई दिस इज द मेन आइडिया एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल स्टिमुलस। चलते हैं टीजर लोन के बारे में, बहुत सुना होगा आपने। ठीक है, फेस्टिवल्स में काफ़ी टीजर लोन का कॉन्सेप्ट रहता है, क्रेडिट कार्ड बांटती हैं आजकल, फ्लिपकार्ट अमेजोन टीजर लोन्स की बात करती हैं बार बार। तो कमर्शियल बैंक्स टीजर लोन्स इनको सपोर्ट करते हैं। अब आरबीआई का कहना है जो टीजर लोन है ना, ये इकोनॉमिक कंसर्न है। टीजर लोन क्या होते हैं आपको ये बताना है। टीजर लोन आर कंसिडर्ड टू बी एस्पेक्ट ऑफ सब प्राइम लेंडिंग एंड बैंक में बी एक्सपोज टू रिस्क ऑफ डिफॉल्टर्स इन फ्यूचर। इन इंडिया टीजर लोन आर मोस्टली गिवन टू एन एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट यूनिट्स। देखो, ये टीजर लोन वही होते हैं जहाँ पे सब प्राइम लेंडिंग होती है, रिस्क काफ़ी ज़्यादा हाई होता है ना। टीजर काफ़ी लो रेट लोन्स होते हैं,
आप प्रोफाइल चेक नहीं करते उन लोन्स के चलते, ठीक है, और इससे उन लोगों को लोन चला जाता है जिनकी रिपेमेंट कैपेसिटी होती भी नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, लास्ट में डिफॉल्ट होगा, ठीक है, तो फिर एक्सपोज तो होंगी, हाई रिस्क होगा ही होगा। अब जब बात आती है टीजर लोन की, तो रिटेल लोन्स भारत में ज़्यादा हैं, साथ ही साथ एक्सपोर्ट के लिए भी अब जो टीजर लोन्स है वो लाए जा रहे हैं, ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है। बहुत ज़्यादा जो टीजर लोन आपको रिटेल लोन में मिलेगा, रिटेल लोन मतलब जो आपके डेली घर के अप्लाइंसेज, मोबाइल, फ्रिज खरीदने के लिए जो लोन्स मिलते हैं वो भी रिटेल, उनको रिटेल लोन्स कहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो लोन्स होते हैं वो रिटेल सेक्टर के लोन्स होते हैं, ठीक है। आरबीआई क्यों टीजर लोन के अगेंस्ट है, क्योंकि आरबीआई को लग रहा है कि बोरोवर सस्ता लोन देख के ले तो लेते हैं कि लोन का इंटरेस्ट रेट कम है, लेकिन वो रिपे नहीं कर पाते, ठीक है, तो ये एक बैंकिंग क्राइसिस लेके आता है। ये वही क्राइसिस है 2008 में यूएस में 2007 से हो रही थी और 8 में दिखी हमें पूरे वर्ल्ड में। इसे हम कहते हैं सब प्राइम क्राइसिस, या जिसका हम कहते हैं कि लेमन ब्रदर्स का डिफॉल्ट भी हुआ था। आशा करता हूँ क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ रही होगी इकॉनमी। फिर से क्वेश्चंस लेके आएंगे, अब इकॉनमी चलती रहेगी, आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।